Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to our next lecture. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, फिर एक दूसरा लेक्चर हम लोगों ने बनाया वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर था। उसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो एटम का रेडियस होता है या किसी शेल का जो रेडियस होता है वो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में हम उसके ड्राइवेशन के बारे में समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोगों ने समझना है। आज का जो लेक्चर है वो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है? सबसे पहले आपने कूलम्ब्स लॉ को समझना है। कूलम्ब ने हमें बताया कि दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो सकता है। वो जो फोर्स है वो इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर चार्जेस अपोजिट साइन के हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर चार्जेस जो है सेम साइन के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। तो कूलम्ब ने बताया कि जो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के। चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और कूलम्ब ने हमको बताया कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में आपने डिस्टेंस कितना रखा है, सही है, और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर एक और चीज़, ये इक्वेशंस नहीं है, रिलेशंस है। इक्वेशन हर उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। अगर ये रिलेशन 1 और रिलेशन 2 हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिलेशन ये बनती। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए उसने एक कांस्टेंट दिया, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग हमेशा K से रिप्रेजेंट करते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इस कांस्टेंट से हम दो चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे, दो चीज़ों के यूनिट्स निकालेंगे। बाद में हम जब अपने फार्मूले में यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं K का यूनिट निकालना चाहूँ तो आर स्क्वायर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब K का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा F आर स्क्वायर। Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड, तो Q1 Q2 बनेंगे। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कूलम्ब स्क्वायर को ऊपर लेकर आओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये असल में हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई? K कांस्टेंट। K कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो यूनिट है, N न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? K की जो वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है एप्सिलॉन, सही है, नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक सिंबल है। ये किस चीज़ को शो करता है? ये असल में परमिटिविटी को शो करता है, फ्री स्पेस की या वैक्यूम की। परमिटिविटी कौन सी प्रॉपर्टी है? किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को क्या करती है? कम करती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। अब यहाँ पर हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पढ़ रहे हैं, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है एप्सिलॉन नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का वो K की यूनिट के बिल्कुल उलट है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है K के इन्वर्स में आ रहा है, तो इन दोनों के जो यूनिट्स होंगे वो उलट होंगे। जैसे इधर न्यूटन पावर +1 है, मीटर पावर +2 है, सही, और कूलम्ब पावर -2 है, तो इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आप लिखोगे तो कूलम्ब पावर जो इधर -2 था वो +2 हो जाएगा, और न्यूटन पावर जो +1 था वो हमारे पास हो जाएगा -1, और मीटर पावर जो +2 था वो बन जाएगा -2। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारे पास असल में एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है।
लेकिन आपकी किताब में इसका जो यूनिट दिया है वो एक दूसरा यूनिट है, उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो अब पता होना चाहिए कि ये यूनिट कहाँ से आया और कैसे आया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -12। अच्छा, ये कूलम स्क्वायर है, कूलम स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिखा। इधर पर न्यूटन है, बिल्कुल पर न्यूटन। पर मीटर स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ पर मीटर मल्टीप्लाई बाई पर मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कूलम स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिखा, पर न्यूटन पर मीटर दोनों के ऊपर पावर -1 है, अगर मैं लिखूँ न्यूटन मीटर पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इधर हमारे पास क्या बनेगा, पर मीटर। और आप लोगों ने वर्क या एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, वर्क का फार्मूला है हमारे पास FD। वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर है। तो जूल असल में इक्वल है न्यूटन मीटर के। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर की जगह पर क्या लिखूँगा, जूल, और इधर आएगा पर मीटर। तो आपके बुक में जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट दिया है वो कूलम स्क्वायर जूल पर मीटर है, वो यूनिट इस तरीके से निकाला जाता है, वो हम लोग जो है वहाँ पर बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास हम लोगों ने मतलब फोर्स की वैल्यू निकालनी है या एप्सिलॉन नॉट का कोई यूनिट हम लोगों ने निकालना है, तो यूनिट के ड्राइवेशन के बारे में कम से कम हम लोगों को पता होना चाहिए। ये ड्राइवेशन का तरीकाकार है कूलम स्क्वायर जूल पर मीटर। अच्छा, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, के की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, F इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये असल में हमारे पास क्या है, ये कूलम फोर्स का फार्मूला है जो दो चार्जेस के बीच में होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट सपोज ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अराउंड जो है वो हमारे पास क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब सवाल ये है कि एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हम कहते हैं +1 चार्ज होता है, +1 नहीं होता, +1e का चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लेकिन वो पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो बराबर होता है। अगर मुझे न्यूक्लियर चार्ज मालूम करना है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है कितना चार्ज होगा, सही है, तो हमने देखना होगा कि वहाँ पर कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। और प्रोटॉन्स की तादाद को असल में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की तादाद को असल में हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, सही है। तो हम लोग अगर एक प्रोटॉन है तो +1e का चार्ज होगा, अगर दो प्रोटॉन है, सही है, तो कितना चार्ज होगा, तो +2e का चार्ज होगा, अगर 3 प्रोटॉन्स हैं तो कितना चार्ज होगा, +3e का चार्ज होगा। तो ये 3 जो है असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि यार एक न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आपने बताना है न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो ZE के बराबर होता है। Z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना जो है E जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन को शो करता है, उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, यानी ये न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो टोटल इतना होता है। अच्छा, अगर यही वैल्यू मैं इधर लिखूं कि न्यूक्लियस के ऊपर भी जो है चार्ज है, वो कितना चार्ज है, ZE का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है, E का चार्ज है, इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ साइन अपोजिट है। तो इनके बीच में, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू अगर हम लोगों ने निकालनी है तो कूलम्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई Q1 की जगह पर मैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस लिख रहा हूँ, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस हमारे पास कितना है, वो ZE है, मल्टीप्लाई बाई Q2 की जगह पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, जो हमारे पास दूसरा चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास E के बराबर है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल। और R स्क्वायर जो है मतलब न्यूक्लियस के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो असल में रेडियस ऑफ द शेल के बराबर होता है, कि इस शेल का रेडियस कितना है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ZE इंटू E क्या होगा, E स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब हम आ रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होता है।
और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को दायरे में घुमाए रखता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर था तो फोर्स इस तरफ लग रहा था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दरअसल वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो असल में यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टोटल फोर्स है वो फोर्स कितना है? वो फोर्स है जो अभी मैंने वैल्यू निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्या है ZE² डिवाइडेड बाई R²। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और आपको पता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? mv² डिवाइडेड बाई r। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r जो है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इसको मैंने रेडियस ऑफ द शेल है, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कहते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास सेम है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv² डिवाइडेड बाई r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ZE² डिवाइडेड बाई R²। सही है। अब ये जो r है और ये जो स्क्वायर है, एक बात याद रखो, अगर इक्वल आ रहा है और दोनों साइडों पर वैल्यू सेम पोजीशन पर आ रही है तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ये जो r है और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल करेंगे। सही है। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ZE² डिवाइडेड बाई इधर बचेगा r, क्योंकि 2 r थे, एक r इसके साथ कैंसिल हुआ। m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड अगर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v² की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ZE² डिवाइडेड बाई rm। इस वैल्यू को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल, क्वांटाइजेशन रूल अगर आपको याद हो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के। तो हमारे पास क्वांटाइजेशन रूल के फार्मूले के मुताबिक mvr हमारे पास बराबर है NH/2 पाई के। अब यहाँ से हमने v² की वैल्यू को कैलकुलेट करके इधर पुट करना है। mr मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो v इज इक्वल टू NH/2 पाई, m मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, r मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको मैं स्क्वायर करता हूँ v² तो इनको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। n को स्क्वायर करो n², h को स्क्वायर करो h², और 2 को स्क्वायर करो 4, पाई को स्क्वायर करो पाई², m² और r²। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। और ये जो v² की वैल्यू हमने इस रूल के मुताबिक निकाली, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो। अगर हम पुटिंग इन इक्वेशन 1, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे v² की जगह पर, वैल्यू क्या है? n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई² m² r² इज इक्वल टू, और इसके राइट साइड पर क्या आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ZE² डिवाइडेड बाई rm है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इक्वल के दोनों साइडों पर सेम पोजीशन पर, इधर 4 आ रहा है, कैंसल 4 के साथ, इधर पाई आ रहा है, इधर पाई² है, तो पाई और स्क्वेयर क्या करेंगे? कैंसल। इधर m आ रहा है, m और स्क्वेयर क्या करेंगे? कैंसल। इधर हमारे पास r आ रहा है, ये r और स्क्वेयर क्या करेंगे? कैंसल। तो यहाँ पर बचेगा n² h², 4 तो 4 के साथ कैंसिल हुआ, पाई² था, ये स्क्वेयर पाई के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पर सिर्फ बचा क्या? पाई, और इधर क्या बचा? m, और इधर क्या बचा? r इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? ZE² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। r डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बिल्कुल।
एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा, पाई एम बचेगा, सही है। और इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, आर इधर आकर के जेड ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जेड ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ शिफ्ट करो, ये एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और जेड ई स्क्वेयर को इस तरफ शिफ्ट करो, ये क्या है, पाई है, एम है, और जेड ई स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो हमारे पास जेड ई स्क्वेयर आ जाएगा। और इधर हम लोग लिखेंगे क्या, इधर हम लोग लिखेंगे हमारे पास आर, यानी आर की जो वैल्यू है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस से लिखूँ, वो क्या है, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट लिखा, और इधर हमारे पास क्या है, पाई एम ई स्क्वेयर मैंने लिखा, ऊपर वाली वैल्यू में एन स्क्वेयर को मैंने अलग कर दिया, और नीचे वाली वैल्यूज में मैंने किस चीज़ को अलग कर दिया, जेड को। अच्छा, ये जो हमारे पास एच स्क्वेयर है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मालूम है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, पाई की वैल्यू मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी हमें मालूम है। तो ये सारी वैल्यू जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग शो करेंगे, आपकी किताब में इसको शो किया है ए नॉट से, तो एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वेयर। अच्छा, अगर यहाँ पर ए नोट लिखा जाए और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ए नोट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और पॉइंट भी बताऊंगा, फिलहाल आपने इसको ऐसे ही लिखना है, R इज इक्वल टू, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, R इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे ए नॉट, और यहाँ पर क्या है, एन स्क्वेयर अपॉन जेड। इसका क्या मतलब हो, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, अगर इस कांस्टेंट को रिमूव करें, इक्वल का साइन प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं यहां पर कंक्लूजन में लिखवा रहा हूं, अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैंने इधर लिखा कंक्लूजन, इसका मतलब यह है कि रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ अ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे उतने जो है रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितने हायर ऑर्बिट पर आप जाओगे उतना रेडियस उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि आर हमारे पास क्या है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। अब यहाँ पर सवाल ये है, एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जो शेल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेडियस मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो रेडियस का जो यानी शेल का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा और रेडियस खुद ब खुद छोटा होता जाएगा। तो हम लोग कहते हैं रेडियस इज़ इनवर्सली proportional to, radius is inversely proportional to atomic number। रेडियस जो है वो किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के। अब यहाँ पर जो मेन एक पॉइंट मैं समझाना चाहता था वो पॉइंट ये है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, वो 1 है।
एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो हमारे पास R की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो हमारे पास आएगी इस इक्वेशन के मुताबिक A0 n² अपॉन नीचे Z की जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा, तो R इज इक्वल टू A0 n² आ जाएगा। अच्छा, जो पहला ऑर्बिट है अक्रॉस द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम, उसका चूंकि अगर हम पहले ऑर्बिट की बात करें तो n हमारे पास क्या बनेगा? 1। अगर n को हम 1 रखें तो R इज इक्वल टू A0 की वैल्यू क्या थी? 0.53 एंगस्ट्रॉम थी, मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू हमने क्या रखी? 1 का स्क्वायर वापस 1 आता है, तो R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट का रेडियस है, और इस रेडियस को हम बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहर्स रेडियस। इस रेडियस को बोहर्स रेडियस भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि यार रेडियाई की रेशो क्या होगी, अगर हम 3 रेडियाई लें तो इन रेडियाई की रेशो क्या होंगी, तो आपके पास R1 रेशो R2 रेशो R3, यानी किसी एक एटम के अंदर, सही है, या हाइड्रोजन एटम के अंदर 3 रेडियाई हैं, उन रेडियाई की रेशो क्या होगी। तो हमें बताना है पहला रेडियाई हमारे पास अगर 1 है तो दूसरा रेडियाई जो है वो हमारे पास 4 होगा, तीसरा रेडियाई हमारे पास क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि n की जगह पर अगर 1 आएगा, सही है, तो हम 1 लिखेंगे। अगर n की जगह पर 2 आ जाए तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 4 बनेगा। अगर n की जगह पर 3 आ जाए तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि यार ये जो रेडियस है किसी भी शेल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट्स के। जितने ऑर्बिट्स की तादाद बढ़ती जाएगी उतना रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा, और रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस के? न्यूक्लियर चार्ज के या एटॉमिक नंबर के। सही है, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह एनर्जी क्वांटाइजेशन के ऊपर होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी किसी शेल में, तो इंशाल्लाह वो हमारे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।